हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पहले क्या नाम था? तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। ठीक है, तो 1960 में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। फिर उसके बाद 1972 में इसका नाम चेंज कर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो किस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। ठीक है, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22। आगे देख लेते हैं। भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। कितनी है? 22। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कितनी हो गई? 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22 भाषाएं टोटल हो गई। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो इनमें से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था? तो ये फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। ठीक है, आगे चलें। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? कृष्णा नदी के। आगे देख लेते हैं। गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद ये शहर
महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। ठीक है, महानदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो संबलपुर और कटक। कटक पूछा जाता है अक्सर। कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत। कौन सा शहर? सूरत। आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 37। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय माने गए हैं। ठीक है, तो इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसको? नीति निर्देशक सिद्धांत को। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 37 के तहत। आगे चलें। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा में था। कहाँ था? आगरा में। ठीक है, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। तो मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? तो 1796 में। कहाँ? आगरा में। ठीक है, मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। मिर्जा गालिब 1857 विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। ठीक है, आगे चलें। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को माना जाता है। किसको? कोशिका को। डिटेल देख लेते हैं इसकी। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई थी वे मृत कोशिकाएं थी। जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। ठीक है, वर्ष 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधानेतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। यानी इनको एक तरह से गैर संवैधानिक संस्था कह सकते हैं। गैर संवैधानिक संस्था कह सकते हैं। ठीक है, ये गैर संवैधानिक संस्थाओं को संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। यह एक गैर संवैधानिक निकाय या संविधानेतर संस्था है। ठीक है, आगे चलें, डिटेल देख लेते हैं इसकी। संविधानेतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, अर्थात जिसका गठन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो देखिए ये डिटेल्स हैं। भारत का विधि आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। ठीक है, ये सब संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, सेंट्रल जू अथॉरिटी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। ये सारी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, आगे चलें। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और बाकी सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। ठीक है, पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। भारत में स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है? तो भारत में स्थलाकृत मानचित्र निम्नलिखित में से कौन संस्थान बनाता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। कौन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारत में स्थलाकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। आगे चलें। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। बल यानी फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का SI मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल के कौन कौन से मात्रक होते हैं? तो न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में प्रथम चाय बागान असम में 1835 में लगाया गया था। भारत में प्रथम चाय बागान असम में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1835 में। ये चाय बागान हैं। सबसे पहली कंपनी असम चाय कंपनी थी। कौन थी? असम चाय कंपनी। इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। तो सबसे पहली कंपनी कौन थी? असम चाय कंपनी। इसकी स्थापना 1839 में हुई थी और भारत में प्रथम चाय बागान यह असम में 1835 में लगाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 1839 हो जाएगा। आगे चलें। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। इसकी डिटेल देख लेते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई थी। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आगे चलें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर होता है? तो यह 1971 के आधार पर। किसके? 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किया जाता है। ठीक है, और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या को 2026 तक यथावत कर दिया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। और कब तक यथावत कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है? तो 2026 तक। आगे चलें। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, जिसे 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जाता है। और माइक्रोन का कार्य क्या होता है? तो यह अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने के लिए होता है। ठीक है, आगे चलें। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में कैद थे। कहां? आगरा में कैद थे। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं शिवाजी की। शिवाजी का राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ में 6 जून 1674 में हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 जून 1674 में हुआ था। शिवाजी द्वारा भारत में चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किसके समय में वसूले जाते थे? तो शिवाजी के द्वारा। ठीक है, शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? तो शिवाजी के दरबार में। ठीक है, अब अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? तो देखिए, पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। सर नौबत सेनापति होता था। पंडित राव ये पुजारी होते थे। चिटनीस यह सचिवालय प्रमुख होते थे। न्यायाधीश वाक्यानवीश यह आधुनिक गृह मंत्री होते थे। ठीक है, और शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तो तुकाराम थे। ठीक है, तुकाराम किसके समकालीन थे? तो शिवाजी के। या शिवाजी के समकालीन कौन था? तो संत तुकाराम थे। ठीक है, आगे चलें। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण यह यजुर्वेद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। ऋग्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ
शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण हैं। ठीक है, आगे चलें। तेजड़िए, बुल तथा मंदड़िए बियर किस वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है? तो तेजड़िए और मंदड़िए यह शेयर बाजार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो शेयर बाजार से संबंधित है। बुल और बियर आ जाए तो ये तो सबको पता है, लेकिन तेजड़िए और मंदड़िए आ जाए तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का। दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान यह सूरत में स्थित है। कहाँ? सूरत में स्थित है। और भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।